नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के YouTube चैनल पर। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं के विषय जीव विज्ञान का एक टॉपिक। आज का ये टॉपिक लेसन नंबर 2 से है। आज का टॉपिक है जगत कवक का दूसरा भाग और इस भाग में हम अध्ययन करेंगे कवकों का वर्गीकरण। इससे पहले थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि चैप्टर नंबर 2 में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। इस जीव जगत के वर्गीकरण के अंतर्गत हमने प्रारंभिक वीडियो के अंतर्गत जीवों का जगतीय वर्गीकरण प्रणाली पढ़ी थी, जिसके अंतर्गत द्विजगतीय वर्गीकरण प्रणाली, त्रिजगतीय, चतुर्जगतीय, पंचजगतीय और षष्ठ जगतीय वर्गीकरण प्रणाली का एक सामान्य रूपरेखा देखी थी। दूसरे वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था सबसे मान्य और सर्वमान्य जगतीय वर्गीकरण प्रणाली, जिसे RS व्हिटेकर के द्वारा प्रतिपादित किया था, उसे पंच जगतीय अवधारणा के नाम से जाना जाता है। तो हमने पंच जगतीय अवधारणा का एक लेआउट देखा था, आरेखीय वर्णन किया था कि उसमें 5 जगत कौन कौन से होते हैं। जो आपको याद होगा कि इस पंच जगतीय अवधारणा के अनुसार पहला जगत मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक, चौथा प्लांटी और पांचवा एनिमेलिया है। तीसरे वीडियो के अंतर्गत हमने डिस्कस किया था जगत मोनेरा के बाद में, उसके बाद में प्रोटिस्टा के बारे में पूरा पढ़ा कि इसमें जनन कैसे होता है, उसकी संरचना कैसे होती है, पोषण कैसे होता है, कौन कौन से एग्जाम्पल है और थोड़ा सा आर्थिक महत्व क्या होता है। तो आप क्या प्रारंभिक लेसन के आधार पर बता सकते हैं कि पैरामीशियम कौन से वर्ग का सदस्य है, या हम ये कहें कि कौन से जगत का सदस्य है। आराम से आप उसको रिमाइंड करके बता सकते हैं। इसके बाद में पढ़ा था कवक, जगत कवक के सामान्य लक्षण। उसके बाद आज के इस टॉपिक में पढ़ेंगे कवकों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, या कौन कौन से इसमें वर्ग रखे गए। किसी भी जीव को सुव्यवस्थित अध्ययन करने की दृष्टि से उसे वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकृत करने की इस प्रणाली को हम वर्गीकरण कहते हैं, कि हम इसको कितने भागों में विभक्त कर सकते हैं। उस वर्गीकरण का कोई न कोई आधार होता है कि किन लक्षणों के आधार पर हमने इनको 2 भागों में, 2 समूह में, 2 वर्गों में विभक्त किया है। तो वो आधार क्या हो सकता है। जैसे कोशिकाएं या जीव 2 प्रकार के होते हैं, जंतु होते हैं और पादप होते हैं। तो हमारे पास दोनों को आधार अलग अलग करने का आधार क्या हुआ कि वे जीव जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, वो पौधे होते हैं, और जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं वो जंतु कहलाते हैं। पहला आधार ये हो गया। दूसरा कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती। तो ये 2 लक्षण है, वो आधार है जिसके आधार पर हमने जीवों को जंतु और पादपों में विभक्त किया। तो ठीक इसी प्रकार से कवकों को भी वर्गीकृत करने का आधार है। और वो कौन से आधार पर हम पढ़ रहे हैं। एक तो कवक जाल की आकार की, कैसे आकार के मतलब कि कवक जाल पट्टीय है, अपट्टीय है, साकेत है या असाकेत। दूसरा उसमें जनन के लिए कौन से प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण होता है। और तीसरा लैंगिक जनन संरचना के अंतर्गत निर्मित होने वाली एक विशेष संरचना फलन का है, जिसके अंतर्गत युग्मकों का अथवा बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो ये 3 लक्षण हुए हमारे पास में, कवक जाल के आकार की,
बीजाणु की संरचना, बीजाणु का प्रकार और फलन काय का प्रकार, इन 3 लक्षणों के आधार पर कवकों को 4 वर्गों में विभक्त किया गया है। क्या कहता है? 4 वर्ग है इसके। कौन कौन से? पहला है फाइकोमाइसीट्स, दूसरा एस्कोमाइसीट्स, तीसरा बेसिडियोमाइसीट्स और चौथा ड्यूटेरोमाइसीट्स। ध्यान आप ये रखना कि कवकों में वर्ग के लिए, क्लास के लिए एक सफिक्स लगाया जाता है, अनुलग्न शब्द यूज किया जाता है, और वो अनुलग्न यहाँ पे क्या है? माइसीट्स। किसी वर्ड के पीछे अनुलग्न के रूप में माइसीट्स लिखा हुआ है तो वो वर्ड कवकों के एक वर्ग को निरूपित करता है। वो समूह उस कवक के एक क्लास है, एक वर्ग है। तो फाइको, एस्को, बेसिडियो और ड्यूटेरो सभी में एक ही सफिक्स लगा है। वो कौन सा है? माइसीट्स लिखा हुआ है। इसका मतलब ये कवकों का एक वर्ग है। तो कवकों को इन लक्षणों के आधार पर 4 वर्गों में विभक्त किया गया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। आइए हम पढ़ते हैं कि वर्ग फाइकोमाइसीट्स की लक्षण कैसे होते हैं, या हम किन कवकों को वर्ग फाइकोमाइसीट्स में रखेंगे, किन को एस्कोमाइसीट्स में रखेंगे, और बेसिडियो या ड्यूटेरोमाइसीट्स में उनको व्यवस्थित किया जाएगा। आधार क्या होगा? तो वो कौन सा होगा? ये लक्षण कैसे है, इसके आधार पर। तो पहला वर्ग है हमारे पास में फाइकोमाइसीट्स। इस वर्ग के सदस्य जलीय आवास, नम और सीलन भरे क्षेत्र, सड़ी गड़ी लकड़ियां और पौधों पर। किस पर? पौधों पर। तो जलीय आवास में या सीलन भरे क्षेत्र पर अथवा सड़ी गली लकड़ी पर ये पाए जाते हैं, वहाँ उपस्थित होते हैं। तो होते हैं मर्तोपजीवी, क्योंकि ये मर्द कार्बनिक पदार्थ है। और पौधों पर यदि वो उपस्थित है तो वो अविकल्पी परजीवी के रूप में पाया जाता है। पौधों पर अविकल्पी, या किसको कहेंगे अविकल्पी? परजीवी का मतलब होता है वो जीवित कोशिकाओं से पोषण प्राप्त करता है, और अविकल्पी का मतलब क्या हुआ? वो जीवित कोशिका के अभाव में किसी मृत कार्बनिक पदार्थ से भोजन का अवशोषण नहीं करेंगे। उसके लिए जरूरी है कि जीवित कोशिका ही मिले उसको। तो ये जो था प्राप्ति स्थल कि हम इस प्रकार के कवकों को कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब रही बात इसका कवक जाल कैसा होता है। कवक जाल की विशेषता क्या होती है? तो कवक जाल अपट्य पट नहीं पाया जाता। इसका मतलब ये एक तंतुनुमा संरचना, इसमें कहीं कोई पट नहीं है, और पट नहीं होने के कारण पूरा का पूरा तंतु एक कोशिकीय संरचना के रूप में दिखाई देते हैं। अर्थात सभी कोशिकाओं के केंद्र एक ही कोशिका में सुव्यवस्थित रूप से दिखाई देते हैं। तो केंद्र कितने हुए? एक से अधिक हुए, इसीलिए हम इसको क्या नाम देंगे? बहुकेंद्रीय। तो कवक जाल कैसा हुआ? अपट्य बहुकेंद्रीय, शाखित भी हो सकता है, अशाखित भी हो सकता है। इस वर्ग के कवकों में जनन होता है वो बीजाणु द्वारा होता है। और बीजाणु कितने प्रकार के होते हैं? चल बीजाणु हो सकते हैं, और दूसरा कौन सा हो सकता है? अचल बीजाणु। किसको कहेंगे चल बीजाणु? जब किसी बीजाणु की ऊपर अग्रभाग पर कशाभिका विकसित हो। क्या संरचना विकसित होगी? कशाभिकाएं। तब इन कशाभिकाओं या फ्लैजिला की सहायता से वो आसानी से गति कर सकता है। तो ऐसे बीजाणु को नाम देंगे चल बीजाणु, गतिशील बीजाणु, मोटाइल स्पोर। और यदि इन बीजाणुओं पर इस प्रकार के कशाभिका विकसित नहीं होती हैं तो हम उसको नाम देते हैं अचल। वो गति नहीं कर सकता। स्थान परिवर्तन करेगा तो किसके द्वारा? हवा के द्वारा, जल की धाराओं के साथ में बहते हुए। इन बीजाणुओं का निर्माण एक विशेष संरचना में होता है। जैसे ये एक कवक का चित्र है, कवक जाल बना हुआ है। तो इसमें बहुत सारे कवक तंतु आपस में उलझ जाते हैं तो क्या बनाते हैं? कवक
जाल का निर्माण कर देते हैं। कवक जाल से ऊर्ध्वाधर कुछ तंतु विकसित होते हैं जो कवक जाल के ही है, इनको नाम देते हैं बीजाणुधानी दल। और इसके शीर्ष भाग पर एक गोलाकार संरचना विकसित होगी, जिसमें यदि बीजाणु विकसित होते हैं तब इन संरचनाओं को क्या नाम देंगे? बीजाणुधानी। चल बीजाणु का निर्माण होता है तो हम कहेंगे इसको चल बीजाणुधानी, और अचल बीजाणु का निर्माण होता है तो नाम देंगे अचल बीजाणुधानी। अब इस बीजाणुधानी के अंदर ही बीजाणु विकसित होते हैं, तब ऐसे बीजाणु को नाम देते हैं अंतर्जात। यदि इस बीजाणुधानी के ऊपरी भाग से विकसित होते हैं तब उसको नाम देते हैं बहिर्जात प्रकार के। तो मूल रूप से अंतर्जात प्रकार के बीजाणु बीजाणुधानी में विकसित होते हैं, और बीजाणु दो प्रकार के होते हैं, चल बीजाणु, अचल बीजाणु। लैंगिक जनन, तो ये तो कौन सा हुआ था? बीजाणु का निर्माण होना कवकों में कौन से जनन को प्रदर्शित करता है? अलैंगिक जनन को। दूसरा होता है लैंगिक जनन में क्या होगा? हमें पता है कि युग्मकों का निर्माण होता है और युग्मक संलेत होते हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से युग्मक संलेम द्वारा लैंगिक जनन की प्रक्रिया पाई जाती है। हमने युग्मक संलेन के कई प्रकार देखे थे, जैसे युग्मकधानी संपर्क, युग्मकधानी संलयन, कायिक तंतु का संलयन इत्यादि प्रकार की संरचनाएं हमने कवकों के सामान्य लक्षण में पढ़ी थी। और कब पढ़ी थी? जब लैंगिक जनन पढ़ा था, उसमें हमने ये पढ़ा था प्लाज्मोगेमी होती है, कैरियोगेमी होती है और अर्धसूत्रण होता है। तो प्लाज्मोगेमी में युग्मक केंद्रकों का संलयन कैसे होता है, उस समय हमने ये 4 प्रकार पढ़े थे। युग्मक जो संलेत हो रहे आपस में जुड़ रहे, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक युग्मक ये है और दूसरा युग्मक ये दोनों युग्मक आपस में संलयन कर रहे हैं। तो इनकी आकारिकी संरचना और कारिकी संरचना कैसी है, इसके आधार पर ये युग्मक संलयन 3 प्रकार का होता है, सम, असम और विषम युग्मक। सम युग्मक में क्या होगा? संलयन होने वाले दोनों युग्मक आकार की रूप से और कार्य की रूप से समान होंगे। असम युग्मक में क्या होगा? आकार की रूप से असमान होगा, मान लो एक छोटा है एक बड़ा है, लेकिन कार्य की रूप से समान होंगे, दोनों गतिशील होंगे, दोनों अगतिशील होंगे। और तीसरा कौन सा हुआ? विषम युग्मक। इसमें क्या होगा कि एक युग्मक बड़े आकार का होगा, वो अगतिशील होगा, दूसरा युग्मक छोटे आकार का होगा लेकिन गतिशील होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब या वे युग्मक जो आकारकीय और कारिकीय रूप से असमानता प्रदर्शित करें वो विषम युग्मक कहलाते हैं। तो फाइकोमाइसीटीज वर्ग के कवकों में तीनों ही प्रकार का युग्मक संलयन पाया जाता है। अब इस वर्ग में कौन कौन से कवक सम्मिलित हैं, तो कुछ एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे राइजोपस, ये जो डायग्राम है वो मूल रूप से राइजोपस का ही है। राइजोपस सामान्य किस नाम से जानते हैं? रोटी कवक के नाम से। एग्जाम में प्रश्न आ सकता है रोटी कवक का वैज्ञानिक नाम लिखो, राइजोपस। अथवा प्रश्न ये भी बन सकता है राइजोपस का सामान्य नाम क्या है, तो क्या लिखेंगे हम? रोटी कवक। क्यों कहते हैं रोटी कवक? क्योंकि जब रोटियों को हम ढेर के रूप में रख देते हैं तो उसमें पाई जाने वाली नमी के कारण उस पर ये राइजोपस विकसित हो जाते हैं। और कैसे बनेगी? सफ़ेद रुई समान संरचना के रूप में, जिसके अग्र भाग पर इन बीजाणुधानियों के निर्मित होने से, बीजाणुओं का निर्माण होने से, क्योंकि बीजाणु का रंग काला होता है इसलिए काले रंग की डॉट डॉट संरचना दिखाई दे सकती है। एक ब्रेड रोटी जिसको थोड़ा सा गीला करके यदि हम रख देते हैं तो 2 से 3 दिन के बाद में उस पर राइजोपस आसानी से उग सकते हैं और हम देख सकते हैं कि ये राइजोपस है। तो डबल रोटी पर मुख्य रूप से इसका संवर्धन आसानी से होने के कारण इसको रोटी कवक के नाम से जाना जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है म्यूकर का, और तीसरा इस वर्ग के अंतर्गत जो कवक आता है उसका नाम है एल्बुगो। एल्बुगो सरसों पर ही, किस पर? सरसों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में पाया जाता है। और क्या करेगा ये? सरसों की ये पर्ण है, इस पर्ण के अधिचम के नीचे जम करके इस प्रकार से बीजाणुधानियों का निर्माण करेगा। इस बीजाणुधानियों के कारण इसकी अधिचम टूट जाएगी, इसके फलस्वरूप निकलने वाले बीजाणु जो कि कॉनिडियम होंगे उनके कारण श्वेत
धब्बे विकसित हो जाते हैं, इसलिए इसको नाम देते हैं वाइट स्पॉट डिजीज या वाइट रस्ट डिजीज के नाम से जानते हैं। अब इसको हमने अविकल्पी परजीवी क्यों माना? क्योंकि सरसों का पौधा जीवित है, जीवित कोशिकाओं से अपना पोषण प्राप्त करता है। और सेकेंड नंबर, ये सरसों के अलावा किसी अन्य पादप को संक्रमित नहीं कर सकता। तो सरसों चूँकि ब्रेसिकेसी कुल का प्लांट है, इसलिए सामान्यतः एल्बुगो ब्रेसिकेसी कुल पर ही संक्रमण करता है और उसी से पोषण प्राप्त होता है। दूसरा वर्ग है एस्कोमाइसिटिस। इस वर्ग के कवकों को थैली फंजाई के नाम से अथवा थैली कवक के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसको हम सैक फंगी के नाम से जानेंगे। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें लैंगिक जनन को प्रतिपादित या लैंगिक जनन जिन संरचनाओं के द्वारा संपन्न होता है उनको एस्को बीजाणु कहते हैं। क्या नाम देंगे? और एस्को बीजाणु का निर्माण एक थैलीनुमा संरचना के अंतर्गत विकसित होता है और उस संरचना को क्या नाम देते हैं? एस्कस कहते हैं। इसलिए इसको क्या नाम देंगे? थैली फंजाई। इस कवकों का थैलस या तो एक कोशिकीय होता है या फिर कैसा होगा? बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय थैली फंजाई का एग्जाम्पल है ईस्ट, जिसका वैज्ञानिक नाम है सैकेरोमाइसिस सेरेबेसी। और बहुकोशिकीय कवक का एग्जाम्पल है पेनिसिलियम। आपने कहीं पढ़ा होगा, ये वही पेनिसिलियम है जिसके द्वारा सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक प्रतिजैविकी या एंटीबायोटिक प्राप्त की थी, जिसको नाम दिया था पेनिसिलिन। तो वो कौन सा कवक था? पेनिसिलियम नोटेटम, ये उसका वंश है। अब पोषण की दृष्टि से यदि देखा जाए तो एस्कोमाइसिटिस वर्ग के सदस्य मृतोपजीवी होता है, मृत कार्बनिक पदार्थों से भोजन ग्रहण करता है। या फिर समलरागी। समलरागी का मतलब होता है जो सड़ी गली गोबर से या सड़ी गली गोबर पर उगने वाले कवक समलरागी कहते हैं। या फिर कभी कभी कुछ जीव होते हैं वो परजीवी प्रकार के भी हो सकते हैं। इस कवक का कवक जाल शाखित होता है और पट्टी प्रकार का होता है। पहले हमने क्या देखा था? पट्टी है। अब क्या देख रहे हैं कि ये इस प्रकार की दो शाखाओं में तो विभक्त है, लेकिन इसके बीच में छोटे छोटे पट पाए जाते हैं, जिसके कारण कवक तंतु पूरा कवक तंतु एक कोशिकीय नहीं होकर के बहुकोशिकीय हो जाता है। इन कवकों में जनन दो प्रकार की विधि से संपन्न होता है, लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन बीजाणु द्वारा संपन्न होता है। उन बीजाणु को नाम देते हैं कॉनिडियम। कॉनिडियम जिस ऊर्ध्वाधर संरचना पर विकसित होती है उसको क्या कहेंगे? कॉनिडियम धर। तो पहले से हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। लेकिन फाइकोमाइसिटिस में जो बीजाणु अंतर्जात उत्पन्न होते थे वही एस्कोमाइसिटिस में ये बहिर्जात प्रकार के उत्पन्न होते हैं। अंतर्जात थैली के अंदर या बीजाणुधानी के अंदर, बहिर्जात बीजाणुधानी से बाहर या कॉनिडियम धर के बाह्य सतह से। लैंगिक जनन एस्को बीजाणु द्वारा निर्मित होता है और ये एस्को बीजाणु डेवलप होते हैं एस्कस में। ये एस्कस एक विशेष प्रकार की संरचना से निर्मित होते हैं। ये गोलाकार संरचना होती है और इस संरचना को नाम देते हैं फलनकाय। और एस्कस को निर्मित करने वाली फलनकाय का नाम देंगे एस्कोकार्प। इस वर्ग के कुछ एक उदाहरण हैं जैसे एस्परजिलस, क्लेवेसिस और न्यूरोस्पोरा। ये एग्जाम्पल हमें याद रखने बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है वर्ग एस्कोमाइसिटिस के दो उदाहरण लिखिए या इसके दो कवकों के नाम लिखिए। तो दो उदाहरण अपने लिखना पड़ेंगे, तो तीन रखेंगे तो उसमें से दो आसानी से याद हो सकते हैं। न्यूरोस्पोरा का एक विशेष महत्व है क्योंकि इस कवक का उपयोग पादप जगत में आनुवांशिकी के क्षेत्र में किया जाता है, आनुवांशिकी का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। इसीलिए इसको पादप जगत का ड्रोसोफिला के नाम से जाना जाता है। ड्रोसोफिला क्या है? एक जंतु कीट है जिसका उपयोग टी मॉर्गन के द्वारा आनुवांशिकी के विभिन्न प्रयोग को समझने के लिए किया था और वो प्रयोग थे रिकॉम्बिनेशन के प्रयोग। और ठीक इसी प्रकार का अध्ययन
इस न्यूरोस्पोरा से भी किए जाते हैं, इसलिए इसको पादप जगत का ड्रोसोफिला कहते हैं। एक अन्य पॉइंट जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होता है, लगभग सभी कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि पादप जगत का ड्रोसोफिला किसे कहते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? न्यूरोस्पोरा। तीसरा वर्ग है, इसको कहते हैं एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस। बेसिडियोमाइसिटिस में पाए जाने वाले कवकों को सामान्य रूप से मशरूम, पफ बॉल, प्लेक्ट फंजाई इत्यादियों के नाम से जाना जाता है। ये कवक मूल रूप से पोषण की दृष्टि से मृतोपजीवी होते हैं और परजीवी भी होते हैं, दोनों प्रकार की कैटेगरी के अंदर पाई जाती है। मशरूम आपने देखा होगा, जहाँ पर निर्जन स्थानों पर खेत के अंतर्गत जहाँ पर खाद की मात्रा बहुत अधिक होती है, वहाँ पर अचानक इस मौसम के अंतर्गत उग जाते हैं, तो वो कौन से हुए? मृतोपजीवी। जबकि किसी जीव में, किसी कोशिका में अंतःपरजीवी के रूप में पाया जाए तो परजीवी होगा। इस प्रकार के कवकों का कवक जाल होता है वो शाखित और पट्टी होता है। किसके समान होता है? एस्कोमाइसिटिस के समान। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस वर्ग के कवकों में जनन की प्रक्रिया के अंतर्गत अलैंगिक बीजाणु नहीं बनते, अर्थात कौन सी संरचना बननी चाहिए? कॉनिडियम का निर्माण नहीं होता, और उसके स्थान पर जनन की प्रक्रिया किससे संपन्न होगी? वो कायिक जनन होगा और सामान्य तौर पर खंडन के द्वारा होगा। कवक तंतु टूटेंगे और प्रत्येक टूटा हुआ कवक तंतु नए कवक जाल को निर्मित करते हैं। और दूसरा, लैंगिक जनन की प्रक्रिया थोड़ी सी अलग होती है। कैसी अलग होती है? सबसे पहले दो कवक तंतु, जैसे एक कवक तंतु ये है और दूसरा कवक तंतु ये है, इसके अंदर इस प्रकार के खंड बने हुए होते हैं जिसमें एक केंद्रक पाया जाता है, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। तो इनको विभिन्न प्रभेद के दो कवक तंतु पास पास में आते हैं, और पास पास में आने से क्या होगा? प्लाज्मोगेमी होगी, जिसके फलस्वरूप एक का केंद्रक और जीवद्रव्य दूसरे कवक तंतु के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। फलस्वरूप इसमें कितने केंद्रक हो जाते हैं? 2। इस क्रिया को नाम देते हैं द्विकेंद्रिकीय भवन, और अवस्था को नाम देते हैं द्विकेंद्रिकीय अवस्था। इसमें युग्मक धानियों का निर्माण नहीं हो रहा है, बल्कि क्या हो रहा है? प्लाज्मोगेमी के दौरान दो कवक तंतु ही आपस में जुड़ रहे हैं। तो विशेष प्रकार का हो गया। उसके बाद में दोनों केंद्रक होते हैं वो संलेत होकर के एक 2n केंद्र का निर्माण करेंगे। फिर इसमें अर्थसूत्री विभाजन होगा तो कुल कितने केंद्रक बनेंगे? 4, 1, 2, 3 और 4। ये चारों बीजाणु के रूप में विकसित होते हैं। इन बीजाणुओं को बेसिडियोस्पोर कहते हैं। बेसिडियोस्पोर का निर्माण जिस संरचना में हुआ है उसको क्या नाम देंगे? बेसिडियम। क्या कहेंगे? बेसिडियम कहेंगे। और बेसिडियम फलनकाय बेसिडियम है, वो फलनकाय में विकसित होता है। अगेन एक खुले हुए प्याले नुमा संरचना बनेगी जो कवक तंतुओं से बनी होगी। इसके आधारीय भाग से ही यहाँ से बेसिडियम विकसित होते हैं। इस फलनकाय को नाम देते हैं बेसिडियोकार्प। जबकि एस्कोमाइसिटीज में कौन सा फलनकाय था? एसिडियोकार्प। वहाँ पे एस्कोस्पोर निर्मित होते थे और यहाँ पर बेसिडियोस्पोर निर्मित हो रहे, इसको नाम देते हैं बेसिडियोकार्प। यहाँ तक आपको टॉपिक समझ में आ चुका होगा। अब इस वर्ग के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? कवकों के एग्जाम्पल की बात करें तो अस्टिलिगो है जो कि गेहूं के अंदर कंड रोग फैलाता है, इससे गेहूं की उत्पादकता कम हो जाती है, तो हानिकारक हो गया ये। दूसरा पक्सिनिया है, अगेन इसको कीट फंगस के नाम से जाना जाता है, कीट रोग फैलाने का कार्य करता है। किसमें? गेहूं के अंतर्गत और जौ में। तीसरा एग्जाम्पल है इसका अगेरिकस, जिसको हम क्या नाम देते हैं? मशरूम कहते हैं। मशरूम आपने देखी होगी, ये वर्षा काल के अंतर्गत आसानी से देखने को मिलती है। फिर भी मैं आपको इसका एक प्रारूप बताता हूँ कि इस प्रकार की संरचना को मशरूम कहते हैं। तो विद्यार्थियों, ये जिस संरचना को आप देख रहे हैं वो मशरूम है। ये मैंने खेत से लाई हुई है जिससे मैं आपको आसानी से समझा सकता हूँ। कई बार कई विद्यार्थी मशरूम को नहीं देख पाते हैं, पता ही नहीं होता, केवल फोटोग्राफ देखते हैं। तो मैं आपको ये लाइव दिखा रहा हूँ। ये इस प्रकार की संरचना उगी हुई होती है। प्रारंभ में ये कैसा होता है? गुंडी नुमा होता है, फिर गुंडी फैलेगी तो एक सत्रिका का संरचना बनती है। ये इसका वृंत है और ये इसकी पूरी सत्रिका है। इसके नीचे की ओर ये इस प्रकार की संरचनाएं जो कि धारियों के रूप में दिखाई देती है, ये इसकी विलम कहलाती है, विलम जैसी संरचना कहलाती है। और इनमें ही इसके आंतरिक भाग में ही
बेसिडियम का निर्माण होता है, जिसमें बेसिडियो स्पोर का निर्माण होता है। जब ये पुनः परिपक्व हो जाता है, उस स्थिति में इनके टूटने से पाउडरनुमा संरचना निकलती है। वो पाउडरनुमा संरचना कौन सा होते हैं? बीजाणु, और इनको क्या कहते हैं? बेसिडियो स्पोर या बेसिडियो बीजाणु। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? अगेरिकस। क्या कहेंगे इसको? अगेरिकस कहते हैं। और अगेरिकस का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है, क्योंकि इस अगेरिकस में प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है और इसके बीजाणु में कैल्शियम की अधिकता होती है। इसके अतिरिक्त अगेरिकस जो खाद्य कवक के रूप में प्रयुक्त होती है, उसमें प्रोटीन के साथ साथ विटामिन, खनिज लवण, विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। तो एक ही प्रकार के पादभाग में सभी आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। इसलिए अगेरिकस को पूर्ण खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। कवकों का 34वां वर्ग है ड्यूटेरोमाइसीटीज। इस वर्ग को किस नाम से जानते हैं? अपूर्ण कवक से। क्यों जानेंगे? क्योंकि इसमें लैंगिक प्रावस्था या लैंगिक जनन की कोई प्रावस्था नहीं पाई जाती। इसमें एसिडोस्पोर नहीं बनता है, एस्कोस्पोर का निर्माण नहीं होता, या युग्मकधानी संलयन की प्रक्रिया होती नहीं। तो अर्थात लैंगिक जनन नहीं पाए जाने के कारण इसको क्या नाम दिया गया? अपूर्ण कवक या इनकम्प्लीट फंगी के नाम से इसको जानते हैं। जैसे ही इस वर्ग के कवकों में लैंगिक प्रावस्था कोई ज्ञात हो जाती है, तो उसको हम ड्यूटेरोमाइसीटी से हटा करके उसको फाइकोमाइसीटी, एस्कोमाइसीटी या बेसिडियोमाइसीटी में रख सकते हैं। इसका मतलब हम ये इसको कह सकते हैं कि प्रारंभिक में या प्रारंभिक अवस्था में खोजे जाने वाले कवकों में यदि कोई लैंगिक जनन की प्रावस्था स्पष्ट रूप से स्पष्ट नहीं होती है, तब उन कवकों को पहले सीधा किस में रखेंगे? ड्यूटेरोमाइसीटी में। और जैसे ही कोई लैंगिक प्रावस्था ज्ञात हो जाती है, उसको वहाँ से हटा करके दूसरे वर्गों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इनमें लैंगिक जनन के द्वारा, अलैंगिक जनन के द्वारा जनन की क्रिया होती है। और अलैंगिक जनन होता है मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? कॉर्निडियम के द्वारा। अभी हमने देखा वो कॉर्निडियम कैसा था? एक कोशिकीय था। लेकिन यहाँ पाया जाने वाला कॉर्निडियम एक कोशिकीय के स्थान पर कभी कभी बहुकोशिकीय हो जाता है। एक से अधिक कोशिकाओं से निर्मित एक संरचना होती है, उसको क्या नाम देते हैं? कॉर्निडियम। और ये जाकर के नए कवक जाल को निर्मित करता है। तो ये दूसरे कवक वर्गों की तुलना में किस प्रकार से अलग है कि इसमें एक तो लैंगिक जनन नहीं पाई जाती और दूसरा कॉर्निडियम यदि बनता है तो सामान्य तौर पर बहुकोशिकीय होता है। इस वर्ग के कवक जाल पट्टीय और शाखित प्रकार के होते हैं। कवक होते हैं वो मृतोपजीवी अथवा परजीवी प्रकार के होते हैं, लेकिन अधिकांश होते हैं वो अपघटक की श्रेणी में आते हैं। कैसे करेंगे? ये जैविक पदार्थों का जो जटिल है उसको तोड़ करके सरल घटकों में परिवर्तित करता है, इसलिए उसको किस नाम से जानेंगे हम? अपघटक के नाम से। इस वर्ग में कौन कौन से कवकों को सम्मिलित किया गया है? अल्टरनेरिया को, क्वालिटोट्राइकम को और ट्राइकोडर्म। ये अल्टरनेरिया मूल रूप से आलू के अंतर्गत रोग फैलाने का कार्य करता है। ट्राइकोडर्म होता है स्किन डिजीज जैसी संरचना या रोग को उत्पन्न करता है। इनकी कई प्रजातियाँ ऐसी है जिसमें लैंगिक जनन की अवस्था ज्ञात हो चुकी है, तो इनको वहाँ से हटा करके कोई दूसरे वर्ग में स्थानांतरित कर दिया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से आज के हमने इस टॉपिक के अंतर्गत, टॉपिक का नाम क्या था? जगत कवक का सेकंड भाग, और इस सेकंड भाग में हमने वर्गीकरण पढ़ा है। किसका? कवकों का। कितने वर्ग हैं इसमें? 4। फाइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटी और ड्यूटेरोमाइसीटी। हमने क्या जानकारी पाई है? इनकी सामान्य संरचना क्या होती है और इनमें क्या अंतर होता है, इनके उदाहरण कौन से होते हैं और इनका महत्व क्या है। आपको होमवर्क के रूप में क्या करना है? इन चारों वर्गों की तुलना करनी है, अंतर दिखना है। पहले कवक जाल कैसा होता है, सब में कैसा होता है, उसके आधार पर। तो आपके आज का प्रश्न क्या रहेगा? फाइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज और बेसिडियोमाइसीटीज में तुलनात्मक वर्णन कीजिए। आप नोट्स बनाते हुए होमवर्क भी साथ साथ में करते रहे। थैंक यू।